नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं भैया बहनों तथा समस्त विद्यार्थियों, आपका हमारे इस YouTube चैनल SST कक्षा 9-10 की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं राहुल गर्ग शुक्ला आपको आज इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आप कक्षा 10 पहले लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो इतिहास से संबंधित है उसके बारे में कुछ प्रश्नों के बारे में और भी अध्ययन करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन संख्या 41 से आज प्रारंभ होना है। उसके पहले एक निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को बहुत अधिक लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें से 41वां प्रश्न है, फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह किस प्रकार शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला कारण आप समझ पाएंगे कि जो ये प्रश्न है इसका पहला कारण है, फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह निम्न कारणों से दुश्मनी बदल गया। इसका यथार्थ यह है कि दुश्मनी में लोगों ने क्या कारण से आए, जिसमें पहला है सेंसरशिप। सेंसरशिप का अर्थ ये है कि स्वतंत्र विचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू कर दी, जिससे सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने पर कड़ी दंड का प्रावधान था। सेंसरशिप का अर्थ है कि कोई भी एक सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, न विरोधाभास उत्पन्न कर सकता है सरकार के खिलाफ, न ही किसी भी वस्तुओं को नुकसान पहुंचा सकता है जो कि सरकार द्वारा निर्मित की गई हो। तो इसके लिए यह सेंसरशिप कानून लागू किया गया। दूसरी बात यह देखने को मिली मुख्य रूप से कि करों में वृद्धि कर दी गई। करों में वृद्धि कर दी गई नेपोलियन द्वारा, जैसे उसने सत्ता को संभाला और लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तीसरी बात यह देखने को मिलती है कि सेना में जबरन भर्ती की जाने लगी। लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरन उनको सेना में भर्ती किया जाने लगा, ताकि सैन्य व्यवस्था बहुत ही गतिशीलता के साथ देखने को मिले, बहुत ही अधिक वृद्धि हो सेना में, इसलिए यह बात देखने को मिली। और वह यूरोप को जीतने के लिए अपनी सैन्य व्यवस्था को प्रशासनिक में सुधार करने के लिए, चौथा है प्रशासनिक सुधार में कमी, जो प्रशासनिक सुधार में कमी थी उसको ठीक ढंग से लागू करने का प्रयास किया। ये 4 बातें मुख्य रूप से आपको समझ में आ रही होंगी जो देखने को मिली, जिससे लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया और दुश्मनी हो गई नेपोलियन तथा फ्रांस की जनता के बीच में। अब अगला प्रश्न है, फ्रांस ने यूरोप के अन्य देशों के लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में किस प्रकार सहायता दी। जो कि यूरोप में अलग अलग देशों में बटे हुए थे लोग, तो उनको एकजुट होने के लिए, राष्ट्रीयकरण होने के लिए क्या सहायता प्रदान की, ये प्रश्न बनता है फ्रांस देश ने। क्योंकि सबसे पहले यह बात देखने को मिली कि सबसे पहले फ्रांस से ही राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद की जो क्रिया जन्म लेती है वो फ्रांस से होती है, इसलिए फ्रांस की ही सहायता द्वारा पूरे के पूरे यूरोप में आप समझेंगे कि यह बात फैल गई कि किस तरीके से उन्हें एकजुट होकर लोकतांत्रिक क्रियाओं का जन्म देना है। और जब फ्रांस की क्रांति का समाचार जब नगर नगर तक पहुंच रहा था, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग अन्य लोग भी जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जैकोबिन क्लब का अर्थ है कि यह एक ऐसा क्लब था, जैकोबिन क्लब यह एक ऐसा क्लब था जिसमें मुख्य रूप से आप समझेंगे कि लोग एकजुट होकर अपने राष्ट्र की मांग के लिए मीटिंग करते थे या कमेटियों का गठन करते थे, उसमें राष्ट्र के हितों के लिए बातें हुआ करती थी, उसकी स्थापना करने लगे। और उनकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रांसीसी सेनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिए। गतिविधियों का अर्थ है जो उनकी कार्य प्रणाली थी उसके द्वारा, और मार्ग प्रशस्त होने की बात यह है कि मार्ग सरल हो गया उनके लिए। सेना अभियान का मार्ग जो था एकदम सरल देखने को मिला।
तथा इसी कारण राष्ट्रवाद की विचारधारा पूरे के पूरे फ्रांस में एक सेना के द्वारा फैल गई और साथ ही पूरे विश्व में यह बात देखने को मिली। अब आप अगला प्रश्न समझेंगे। 43वां प्रश्न, उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? तो उदारवादी राष्ट्रवाद से यह अभिप्राय देखने को मिलता है कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता था, कानून के सामने सबकी बराबरी। उदारवादी निरंकुश का अर्थ है कि जिसके ऊपर कोई अंकुश न लगा सके। निरंकुश शासकों एवं पदाधिकारियों या पादरियों के विशेषाधिकार की समाप्ति कर दिया गया। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थन मिल गया। उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल दिया गया। यानी स्वामित्व की अनिवार्यता, यानी जो स्वामित्व के अधिक मालिक हुआ करते थे उनको अनिवार्य रूप से नहीं रखा गया कि वही मालिक रहेंगे। कृषक को भी मालिकाना अधिकार दे दिया गया और जो राजा थे निरंकुश भावना वाले, उनके विशेषाधिकार या पादरियों को जो विशेषाधिकार मिलता था वो सब समाप्त कर दिया गया। इससे आप समझ पा रहे हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय था। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न। 43वां भी समझ पाए आप। ग्रीम बंधु कौन थे? उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया? ग्रीम बंधु की बात हो रही है कि कौन थे और उन्होंने अपना योगदान किस प्रकार से दिया। तो उत्तर है ग्रीम बंधु जर्मनी के निवासी थे। वे उच्च कोटि के लेखक और उदारवादी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं एकत्रित की। उनको विश्वास था कि जो लोग लोक कथाएं एकत्रित करते हैं वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भाषा की अभिव्यक्ति हैं। इसमें ये बात समझ में आती है कि देश के हित के लिए और देश के राष्ट्रीयकरण के लिए वह बात समझ में आई कि विभिन्न प्रकार की जो लोक कथाएं हैं या चित्रण प्रक्रिया है या अनेक जर्मन भाषा जो बोलने जाने वाली है, जो अनेक लोगों का एक विश्वास है पुरानी परंपराओं पर, उसको अगर जागृत किया जाए और उसके द्वारा लोगों को समझाया जाए तो वे लोकतंत्र की भावनाओं को समझ सकते हैं। और यह कार्य ग्रीम बंधु जो जर्मनी के थे इनके द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है 45वां। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर है 1875 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। दूसरा है वे अपनी आलोचना और असहमति सहन नहीं कर सकती थी। कहने का अर्थ है कि वो किसी की आलोचना नहीं सह पाती थी, किसी के द्वारा अपनी असहमति पर व्यक्त नहीं कर पाती थी। और निरंकुशवादी प्रक्रिया जो थी वह स्थापित थी। तीसरी बात यह देखने को मिलती है कि अधिकतर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित स्वतंत्रता, उदारवाद और मुक्ति के विचार पर नियंत्रण लगाना था। सरकारों ने क्या किया कि सेंसरशिप के जो नियम बनाए थे उसका उद्देश्य यही था कि स्वतंत्रता, उदारवाद और मुक्ति के विचार पर नियंत्रण, यानी जो बहुत अधिक मात्रा में लोग स्वतंत्र होकर कार्य कर रहे थे, जिसमें किसी के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं था, तो उसको खत्म करने के लिए यह सेंसरशिप के नियम बनाए गए थे, जिसमें उनकी उदारवादता जो अधिक ज्यादा मात्रा में है उस पर नियंत्रण पाना और उन्हें देश प्रति के लिए रूढ़िवादी की प्रक्रिया के तहत चलने के लिए यह कार्य किया गया था। अगला प्रश्न आप समझेंगे। जाल वे राइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये महत्वपूर्ण बात है कि जाल वे राइन है क्या चीज, इस पर एक बात देखने को मिलती है। तो उत्तर है 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर जाल वे राइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना हुई, जिसमें अधिकांश जर्मन
राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने आर्थिक अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थे। इसे आर्थिक दृष्टि से समस्त जर्मनी को एक किया गया। जो अधिक मात्रा में शुल्क लगाए गए थे, जिसमें यात्रा शुल्क या किसी प्रशासनिक शुल्क की बात की जाए, ऐसे तमाम शुल्कों को जाल्वे राइन नामक शुल्क संघ का एक नया नियम पारित किया गया, जिसमें सभी शुल्कों को मिला दिया गया, जिससे वर्तमान में भारत में जीएसटी कर लगाया गया और समस्त करों को समाप्त कर दिया गया। तो उसी तरीके से ये जाल्वे राइन पहले लगाया गया था फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस में यह ऐसा कर था जिसमें समस्त करों को हटाकर जो किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया जाता था, जिसको हम उत्पाद शुल्क कह सकते हैं या यात्रा शुल्क कह सकते हैं या धर्म शुल्क कर सकते हैं, जो कर के रूप में था, ये सब को समाप्त करके जाल्वे राइन एक संघ शुल्क का निर्माण 1834 में किया गया। अगला प्रश्न है, 1815 के पश्चात यूरोप में विकसित नवीन रूढ़िवाद के स्वरूप का विवेचन कीजिए। 1815 में जो नई प्रक्रिया जन्म ले रही थी, जिसमें रूढ़िवादी प्रक्रिया थी। रूढ़िवादी का अर्थ है कि जिसके ऊपर कोई अंकुश न लगाया जा सके और पुरानी परंपराओं पर, जटिलताओं पर निर्भर हो, जिसमें बदलाव की दृष्टि न देखने को मिले, एक ही बाध्यता पर एक ही कड़ाईयत के साथ नियमों का पालन कर रहा हो, उसको रूढ़िवाद कहा जाता है। उत्तर है 1815 के पश्चात यूरोप में विकसित नवीन रूढ़िवाद इस बात पर बल देता था कि राज्य और समाज की स्थापित पारस्परिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। साथ ही उसकी मान्यता थी कि आधुनिकीकरण राजतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक था। इसका अर्थ यही है कि राजतंत्र या चर्च या सामाजिक ऊंच नीच की संपत्ति, ये सब जो थी पुरानी चीजें, उसको बनाए रखना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। इसी के कारण आधुनिकीकरण राजतंत्र को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। इसको जब हम साथ में लेकर चलेंगे सब चीजें, तो इसको बनाने में सहायता मिलेगी। यही रूढ़िवाद के स्वरूप का विवेचन था। 48वां प्रश्न है, आप समझेंगे, निसंदेह नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, परंतु उसने कई क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार भी लागू किए। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो उत्तर है फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने निस्संदेह अनेक क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार लागू किए, जो निम्नलिखित हैं। नेपोलियन की संहिता 1804 में नेपोलियन ने नागरिक संहिता का निर्माण किया। इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। कहने का अर्थ है कि जो जन्म के साथ जन्म सिद्ध अधिकार, आप समझेंगे, जो हमारे भारत में मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है जन्म सिद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 36 के बीच में देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से नेपोलियन ने कुछ ऐसे अधिकार बनाए थे जिसमें 1804 में जन्म सिद्ध अधिकार को समाप्त कर दिया। इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, न्याय के समक्ष समानता स्थापित की तथा संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया। दूसरी बात यह है, पहली बात तो आप समझ पाए, दूसरी बात यह है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार। नेपोलियन ने किसानों को भूदासत्व तथा जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरी क्षेत्र में सुधार। उसने शहरों में कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्त करा दिया। परिवहन तथा संचार व्यवस्था में सुधार किए। चौथा है व्यापार में सुधार। उसने एक समान कानून, मानक, भार व नाप की व्यवस्था तथा एक राष्ट्रीय मुद्रा को लागू किया। व्यापार सुधार से यह समझ में आता है कि उसने जो अलग अलग उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या मध्य वर्ग को जो व्यापारिक सम्मान मिला था, उसको खत्म करके एक कानून पारित किया जिसमें भार, माप, नाप की एक राष्ट्रीय मुद्रा को प्रचलित किया गया। तो ऐसे मुख्य रूप से नेपोलियन संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुधार,
यह समस्त प्रशासनिक क्रियाओं को लागू किया नेपोलियन ने उसकी सत्ता आने के बाद। तो आप समझेंगे कि अगला प्रश्न 49वां है, वह किस प्रकार से है, प्रश्न समझेंगे आप। 1830 के दशक में यूरोप वासियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब 1830 का दशक आया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यूरोप वासियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना, क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लोगों ने अपने आप की वृद्धि करने के लिए एक देश दूसरे देश के ऊपर कई युद्ध लड़ रहे थे और उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। इसको आप समझेंगे। पहला है उत्तर के रूप में 19वीं शताब्दी के प्रथम भाग में संपूर्ण यूरोप में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई, यानी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। जो 19वीं शताब्दी के अनुसार देखें, अधिकांश देशों में नौकरी तलाश करने वालों की संख्या उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, रोजगार की तलाश कर रहे थे, उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि रोजगार कम पड़ जा रहा था, लेकिन रोजगार ढूंढने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त जनसंख्या शहर जाकर गरीब बस्तियों में रहने लगी। पहले वे ग्रामीण में रहते थे, रूरल एरिया में, फिर उसके बाद वे अर्बन एरिया में जाने लगे। दूसरा है नगरों के लघु उत्पादकों को प्रायः इंग्लैंड से आयातित पसीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा करने पड़ रही थी। इस कारण लघु उद्योग चौपट हो रहे थे। इंग्लैंड में जो आयातित मशीनें थी उसके द्वारा कड़ी यानी बहुत ही अधिक मात्रा में कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। ये एक दूसरे में टकराव देखने को मिला, जिससे मशीनीकृत हो गया और मशीनीकृत होने से वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों के आयातित और निर्यातित क्रियाओं में जन्म हो गया, जिससे लघु उद्योग चौपट होते जा रहे थे। तीसरा है यूरोप के जिन देशों में कुलीन वर्ग सत्तारूढ़ था, वहां कृषकों की दशा शोचनीय थी। वे सामंती शुल्कों के भार तले दबे थे। खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल खराब होने के कारण शहरों और गांवों में गरीबी फैल जाती थी। जब यूरोप में आप समझे कि तीसरे पॉइंट में कि यूरोप में बहुत अधिक मात्रा में लोगों की दयनीय स्थिति हो जा रही थी, उनको खाने पीने की वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में कम पड़ जा रही थी और वे गरीब होते जा रहे थे, शहरों की ओर भागते जा रहे थे। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त उदारवादी स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर आप समझ पाएंगे क्या होगा। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक क्षेत्रों में उदारवादी स्वरूप, नंबर 1, सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण पर बल दिया गया। जो जनप्रतिनिधि लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उस सभाओं का निर्माण किया गया और उस पर बल दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सभाएं करके लोगों को प्रेरित किया जाए। दूसरी बात यह है कि संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर आधारित राष्ट्रीय राज्यों की मांग की गई थी। प्रेस के द्वारा या संविधान के द्वारा स्वतंत्र कार्य करने के लिए लोगों को अपने संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई थी और अपने द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करने, भाषण देने, अपने राष्ट्र की मांग करने की भी स्वतंत्रता दी गई थी। तीसरा है महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग दी गई थी। आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त उदारवादी स्वरूप भी देखने को मिला था, जिसमें से पहला है उदारवादियों ने भूदास और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की मांग की थी। बंधुआ मजदूर का अर्थ है कि ऐसे मजदूर जिनको एक स्थान दूसरे स्थान खरीद कर बेचा गया था 10 रुपये के लिए और वे एक ही व्यक्ति के अधीन होकर, एक ही स्वामित्व के अधीन होकर एक ही व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे थे, उन्हें बंधुआ मजदूर कहा गया। तो इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया, जो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में देखने को मिला। इसमें दूसरी बात यह है कि उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बना देना चाहते थे। जो उदारवादी, जो रेडिकल लोग थे, परिवर्तनकारी लोग थे, वे यह चाहते थे कि जो स्वयं का स्वामित्व है, निजी संपत्ति के स्वामित्व हैं, उनको अनिवार्य बना दिया जाए और जो एक विशेष संपत्ति के होते थे वे उन्हें नष्ट कर दिया जाए, उनकी प्रक्रियाओं को नष्ट कर दिया जाए।
इसमें तीसरी बात है, वस्तुओं और पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने पर भी बल दिया गया। यह बात समझ में आई। फ्रांस की 1848 की क्रांति के बारे में बताइए। अगला प्रश्न है कि 1848 क्रांति के बारे में क्या चीजें देखने को मिली। तो उत्तर है 1848 में खाद्यान्नों की कमी तथा व्यापक बेरोजगारी से दुखी पेरिस वासी सड़कों पर निकल पड़े और फ्रांस के सम्राट को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दी तथा 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार भी प्रदान करने लगे। यह बातें देखने को मिली, जिसमें आप समझ पाए कि 1848 में फ्रांस के सम्राट के खिलाफ ही बगावत हो गई और लोगों ने अपने मताधिकार की मांग की, जो 21 वर्ष के बाद देखने को मिलती है। इस तरीके से आपने कुल 10 प्रश्नों का अध्ययन किया और इस 10 प्रश्नों के साथ आप समझ पा रहे होंगे कि यह कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न थे। इसके पहले लघुत्तरीय प्रश्न आप समझ पा रहे थे और लघुत्तरीय के बाद यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिसका आप अधिक से अधिक मात्रा में अर्जन करेंगे और समझेंगे और इसका उत्तर ठीक तरीके से समझेंगे, जिसको आपकी परीक्षा में एक विशेष योगदान देखने को मिलेगा। तो अगली वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित हूँगा, तब तक आप इसका अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।